नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी साथियों। हमारा जो एक सीरीज चल रही है और वो सीरीज के अंदर हम लोग आदेश मेंस का जो पेपर 3 है उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट वाले कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हम एक फास्ट रिवीजन के तौर पे हम पढ़ रहे हैं, तो स्टडी कर रहे हैं। उस स्टडी को आगे बढ़ाने के क्रम में साथियों मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात, कुछ फीडबैक मेरे पास आए हैं, उनके तहत अब स्टूडेंट्स ये डिमांड करने लगे हैं कि सर अब टाइम बहुत कम बचा है, हमको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम चाहिए और आप जो महत्वपूर्ण 2-3-4 टॉपिक इम्पोर्टेंट है उन्हीं को करवा दीजिए, हम सारी क्लास लंबी नहीं ले पाते हैं। तो ये बात आपकी जेन्युइन भी है। इस बात को फोकस करते हुए, इसको ध्यान रखते हुए मैंने डिसाइड किया है कि जनरली आगे जो है एथिक्स वाले टॉपिक्स हैं और कुछ राजस्थान पॉलिटी वाले टॉपिक्स हैं। तो राजस्थान पॉलिटी या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, राज्य सचिवालय, निदेशालय वगैरह ये आसान टॉपिक हैं सारे के सारे। एथिक्स वाले टॉपिक कहीं ना कहीं आपने एथिक्स पढ़ी होगी तो उसमें भी पढ़ लिए होंगे। साथ में हम लोग ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैनेजमेंट के जनरली आप लोगों के पढ़े हुए नहीं होते हैं, उन कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को मैं आज लेता हूँ और आज क्लास को हम हमारी जो ये सीरीज चल रही है, सीरीज को यहीं पे एंड देंगे, इसको समापन करेंगे, हम स्टॉप करेंगे ताकि आप लोगों का फुल कंसंट्रेशन अपने पढ़ने पे रहे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अलग मटेरियल, अलग कॉन्सेप्ट से पढ़ा है, तो वो क्लास लेते हैं तो उनको कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा होती है, तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट में टकराव पैदा होता है। जो पैटर्न आपने पहले से तय कर लिया है, सिस्टम सेट कर लिया है, जो नोट्स पढ़ा है, जो कंटेंट पढ़ा है, उसी को आप फॉलो कीजिएगा। अब बदलने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए मैंने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जैसा कि मेरे पास फीडबैक आया उसके अकॉर्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो आपके एक टॉपिक होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, परिवर्तन के प्रबंधन, ये 3 टॉपिक हैं और एक सामान्य विशेषज्ञ के संबंध। इन 3-4 टॉपिक्स पे आज हम चर्चा करते हैं और इन 3-4 टॉपिक को हम थोड़ा सा शॉर्ट में ही, बहुत ज़्यादा गहराई में लेके नहीं जाऊंगा, एक कॉन्सेप्ट आपको देने की कोशिश करूंगा और उसके बाद में आज हम इस क्लास को यहीं पे जो हमारी सीरीज है इसको एंड करेंगे। क्योंकि मैं हमेशा स्टूडेंट्स के हित में काम करता हूँ और अधिकांश स्टूडेंट्स जो हैं, जैसा फीडबैक मुझे प्राप्त हुआ उससे ये महसूस हुआ कि अब चाहते हैं कि उनको सेल्फ स्टडी का टाइम दिया जाए, तो सेल्फ स्टडी ही उनको दी जाएगी, टाइम दिया जाएगा। उनका बिल्कुल भी, मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि किसी प्रकार से उनको कन्फ्यूजन या असमंजस की स्थिति में लाया जाए। क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ना मेरे से चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, वो इधर भी पढ़ना चाहते हैं, उधर टाइम नहीं है, तो बड़ा एक असमंजस की स्थिति क्रिएट हो जाती है। तो आपने जो पढ़ लिया है उसी को रिवाइज करें और एक बेसिक समझ बना देता हूं मैं आप लोगों को इन 3-4-5 टॉपिक की, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, और उसको ये बेसिस पे फिर आप अपनी कॉन्सेप्ट, अपने नोट्स को तैयार कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अपन कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को पढ़ने से पहले हम लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस को थोड़ा सा देख लेते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस यानी निगमित शासन। निगमित शासन क्या होता है? निगमित शासन का मतलब होता है, ये निगमित शासन शब्द जो है सबसे पहले 1932 में, 1932 में एक विचारक हैं जिनका नाम है ए बादले ने एक लेख लिखा था। 1932 में ए बादले ने एक लेख लिखा था, अपनी पुस्तक लिखी थी द मॉडर्न कॉर्पोरेशन एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। द मॉडर्न कॉर्पोरेशन एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर इन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस, CG, कॉर्पोरेट गवर्नेंस शब्द का प्रयोग किया, निगमित शासन शब्द का प्रयोग किया था। दोस्तों, ये अवधारणा उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण के दौर की अवधारणा मानी जाती है। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस है क्या? जब उदारीकरण के दौर में, वैश्वीकरण, पूंजीवादी दौर, जो वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण का जो दौर चल रहा है, इस दौर के अंदर जब हम नौकरशाही जैसे कठोर तंत्र में अपने
लचीलापन लाने की बात की जा रही है, यानी सरकारी क्षेत्र में भी उदारीकरण और निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाने की बात की जा रही है, या अपन कहें संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सुधार जो नौकरशाही रूपी कठोर ढांचे के अंदर, तंत्र के अंदर किए जा रहे हैं, सरकारी प्रशासन के अंदर निरंतर सुधारों की मांग, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की मांग की जा रही है, पारदर्शिता लाने की बात की जा रही है, जन सहभागिता बढ़ाने की बात की जा रही है, नैतिक मूल्यों का समावेशन करने की बात की जा रही है, जहां प्रशासन को नौकरशाही जैसे कठोर तंत्र को, बड़े औपचारिक तंत्र को जनता के प्रति रेस्पॉन्सिबल, संवेदनशील और विश्वसनीय बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जब ये सब चेंज सरकारी प्रशासन में या नौकरशाही के अंदर किए जा सकते हैं, तो जो प्राइवेट सेक्टर हैं, बड़े बड़े उद्योग हैं, उद्यम हैं, एंटरप्राइजेज हैं, उनके अंदर भी क्या सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए? तो यहां पर यह डिमांड उठने लगी कि प्राइवेट सेक्टर में भी सुधार होना चाहिए। दोस्तों 1929-30 के आसपास जो वैश्विक मंदी हुई, 1930 के आसपास जो अमेरिका में एक आर्थिक मंदी का दौर आया था, उस आर्थिक मंदी के दौर में बहुत सारी कंपनियां, बड़ी बड़ी अमेरिका की जो कंपनियां जैसे एनरॉन कॉर्पोरेशन, टाइको, ग्लोबल क्रॉसिंग, वर्ल्डकॉम जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां फेल हो गई। इनके फेल होने का कारण ये था कि कहीं ना कहीं इनके सिस्टम में, इनके अंदर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों प्रकार की कोई ना कोई कमियां थी। कहीं ना कहीं निदेशक मंडलों ने ढंग से इनका संचालन नहीं किया। इन बड़े बड़े उद्योग जो निजी क्षेत्र के थे, उन उद्योगों का संचालन सही से नहीं हुआ। इनमें कोई ना कोई घोटाले हुए, इनके कार्यप्रणाली में कहीं ना कोई दोष आ गए थे। कहीं ना कहीं नैतिक मूल्यों का समावेशन नहीं था, कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक वैल्यूज को उसमें शामिल नहीं किया गया था। कहीं ना कहीं प्रशासन को बेहतर बनाने संबंधी जितने भी मानदंड थे, उन मानदंडों के अनुसार इनमें काम नहीं हो रहा था। तो इस परिस्थिति में यहाँ ये डिमांड होने लगी। 1932 के अंदर ए वाले ने अपनी जो किताब लिखी, उस किताब के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस शब्द का प्रयोग करते हुए ये इसको एक्सप्लेन किया कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या है कि सरकारी क्षेत्र की तरह ही, जहां सरकारी क्षेत्र में औपचारिकता अधिक होती है, जटिलता ज्यादा होती है, कठोरता होती है, ऐसे ही निजी क्षेत्र में हालांकि लचीलापन वगैरह सरकारी क्षेत्र की तुलना में लचीलापन ज्यादा होता है, कठोरता कम होती है, औपचारिकताएं बहुत तुलनात्मक रूप से कम होती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो प्राइवेट सेक्टर है, उस प्राइवेट सेक्टर में जो बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने हैं, कॉरपोरेट उद्यम हैं, इन कॉरपोरेट सिस्टम के अंदर भी कहीं ना कहीं जन सहभागिता का, पारदर्शिता का अभाव होता है। यहाँ जनता के हितों की रक्षा के पर्याप्त जो मीजर्स होते हैं, साधन नहीं होते हैं। तो इसलिए इनको साधनों को उपलब्ध कराने के लिए, यानी जनता की, बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों के जो उद्यम है, बड़े बड़े उद्यम हैं, उन उद्यमों में आम जनता की भागीदारी बढ़ाई जाए, जनता को सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार हो, जनता के प्रति इन उद्योग घरानों की जवाबदेही तय की जाए, निदेशक मंडल में कौन है, कौन नहीं है, कैसे काम कर रहे हैं, इनकी जानकारी आम जनता को मिलनी चाहिए। जो इन कंपनियों के शेयर धारक होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, और इन कंपनियों के जो पण धारक यानी स्टेक होल्डर्स होते हैं, उन शेयर धारक और स्टेक होल्डर्स का भी कहीं ना कहीं इन कंपनी पर कंट्रोल होना चाहिए। क्योंकि एक कंपनी अगर डूबती है तो वो डूबने का कारण कुछ निदेशक मंडल या उस कंपनी के मालिक हो सकते हैं, लेकिन उसके शेयर जो सैकड़ों लाखों लोगों ने, हजारों लोगों ने जो शेयर खरीदे हुए होते हैं, वो शेयर धारक और साथ में जो इन उद्योगों के साथ जुड़े हुए कर्मचारी हैं, या उनको जो कच्चा माल सप्लाई करते हैं, या इनके माल को मार्केट में बेचते हैं, या इनके माल के उपभोक्ता हैं, या इस कंपनी को पैसा देने वाले ऋणदाता संस्थाएं हैं, बैंकें हैं, वो सारी की सारी एक कंपनी के फेल होने से ये सारे के सारे शेयर धारक और पण धारकों पर, बहुत सारे लोगों पर इफेक्ट पड़ता है। बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाते हैं, बहुत सारे लोग जो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों की जीवन भर की गाढ़ी कमाई उन कुछ चंद लोगों के गलत फैसलों के कारण डूब जाती है, उनके गलत गतिविधियों के कारण डूब जाती है, उनकी कॉन्स्पिरेसी के शिकार जो है आम आदमी हो जाता है इस सिस्टम के अंदर। तो इन पे कंट्रोल करने के लिए बड़े बड़े उद्योग घरानों पर, यानी बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट घराने हैं, कॉर्पोरेट सिस्टम है, निगम है, कंपनियां हैं, इन कंपनियों की गतिविधियों में जन सहभागिता को स्थापित करना,
शेयर धारकों पणधारकों के अधिकारों की रक्षा करना, इनकी सहभागिता सुनिश्चित करना, इनके कामों में पारदर्शिता लाना, भ्रष्टाचार से मुक्त करने का प्रयास करना, विश्वसनीयता को बनाए रखना तथा इनके निर्णयों में भागीदारी, स्टेक होल्डर शेयर होल्डर्स की भागीदारी सुनिश्चित करना, साथ में इन निदेशक मंडल के सदस्य या जो भी मालिक लोग हैं इन पर एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी, इनके ऊपर निगरानी रखने वाली एक नियंत्रणकारी संस्था का होना, ये सारी चीजें होंगी तो आम आदमी के हितों की रक्षा की जा सकती है। शेयर धारक और पणधारक जो होते हैं उनके हितों की रक्षा की जा सकती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण के दौर में जो है आर्थिक सुधारों पर जब बल दिया जाने लगा तो यहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर में भी सुधार करने की मांग उठने लगी। यानी ये कहा जाने लगा कि कॉर्पोरेट जगत जो है ये भी सुधारों से अछूता नहीं रहना चाहिए, इसमें भी सुधार किए जाने चाहिए। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर नैतिक मूल्यों, यानी प्राइवेट सेक्टर या निजी उद्यम होते हैं, ये कॉर्पोरेट निगम कंपनियां होती है, इनकी कार्यप्रणाली में नैतिक मूल्यों का समावेशन करना, लोकतांत्रिक मूल्यों का समावेशन करना, जनता के प्रति उत्तरदायित्व, जवाबदेहिता को सुनिश्चित करना, जनता के प्रति विश्वसनीयता, जन सहभागिता को सुनिश्चित करना, ये सारे के सारी जो गतिविधियां हैं इसी को हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नाम से जानते हैं। यानी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब है कि बड़ी बड़ी जो औद्योगिक कंपनियां या निगम हैं उनके कार्यप्रणाली में संरचनात्मक, प्रक्रियात्मक, व्यवहारात्मक सुधार लाना, जनता के प्रति ज्यादा रेस्पॉन्सिबल बनाना, इसको पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में इनके उत्तरदायित्वों का निर्धारण करना, CSR संबंधी जिम्मेदारियों का निर्धारण करना, इत्यादि सभी गतिविधियों को इसमें शामिल करना ही, नैतिक मूल्यों, नैतिक मानदंडों का समावेशन करना ही कॉर्पोरेट जगत के अंदर, कॉर्पोरेट उद्यमों के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहलाता है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की अवधारणा आपको मोटे तौर पे समझ में आ गई होगी। दोस्तों, कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी कई सिद्धांत होते हैं, जैसे शेयर धारकों या पणधारकों के हितों का अधिकारों संबंधी सिद्धांत, हितों का संबंधी सिद्धांत। देखो, शेयर धारक जिन्होंने कंपनी पर विश्वास करके उनके शेयरों को खरीदा है, पणधारक जो उसमें काम कर रहे हैं, उनके सामान के उपभोग कर रहे हैं, उनको जो रॉ मटेरियल उपलब्ध करवा रहे हैं, उनके साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से उन उद्यमों से जुड़े हुए हैं, या वो संस्थाएं जिन्होंने इसको ऋण दिया है, तो उनके हितों की रक्षा करना, उनके भी तो उस कंपनी पे कुछ ना कुछ अधिकार है, उन अधिकारों की रक्षा करने का जो कॉन्सेप्ट है, सिद्धांत है, वो इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सिद्धांत के अंदर शामिल होता है। तथा निदेशक मंडल जो होते हैं, निदेशक मंडलों का भी उत्तरदायित्व इसके अंदर ठहराया जाता है। तीसरी बात, पणधारक जो होते हैं, उन पणधारकों के हितों की रक्षा की जाती है। सच्चरित्रता और नैतिक व्यवहार की अपेक्षा यहाँ पर की जाती है, सच्चरित्रता और नैतिक मूल्यों का इसमें समावेशन किया जाना चाहिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो अवधारणा है, ये सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि निजी उद्यमों या औद्योगिक घरानों की कॉर्पोरेट सेक्टर, कॉर्पोरेट कंपनियां हैं या कॉर्पोरेट जो निगम वगैरह हैं, इनके संरचनात्मक, प्रक्रियात्मक सुधार करते हुए नैतिक मूल्यों, नैतिक मानदंडों के अनुसार लोकतांत्रिक वैल्यूज को इसमें समाहित करना, साथ में समाहित करते हुए उनको ज्यादा पारदर्शी, संवेदनशील, उत्तरदायी, कार्यकुशल और जन केंद्रित बनाने का प्रयास करना, पर्यावरण संरक्षण के उत्तरदायित्व का निर्वहन करवाना ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहलाता है। तो इस तरह की लैंग्वेज आप कुछ भी बना सकते हैं, भाषा आप कोई भी बना सकते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी अवधारणा को मैं शॉर्ट में यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ। होने को तो भी वैश्विक स्थिति और भारत में स्थिति वगैरह कई सारे टॉपिक्स इसमें होते हैं। आपसे शायद पिछली एग्जाम में कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर क्वेश्चन पूछा गया था, इसके सिद्धांत पूछे गए थे, तो आप लोगों को जो भी नोट्स है उससे आप इसको और पढ़ लेना। मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि कॉर्पोरेट जगत जो है, जो बड़ी बड़ी अपन मान के चलें, जैसे रिलायंस है, या हम मान के करें अडानी, अंबानी वगैरह जो भी इनकी कंपनियां है, विप्रो, टाटा, TCS वगैरह जो भी हैं, विप्रो वगैरह, इन सारी कंपनियां ये निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं या कॉरपोरेशन है। इन कंपनियों, कॉरपोरेशंस की कार्यप्रणाली में सुधार लाना, नैतिक मूल्यों का समावेशन करना, जिससे पर्यावरण संरक्षण ही नहीं बल्कि शेयर धारकों और पणधारकों के हितों की रक्षा करने संबंधी अवधारणा को कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहते हैं। दोस्तों, दूसरी बात करते हैं, हम एक और चर्चा करते हैं, इसी से संबंधित एक और टॉपिक आपके सामने लेके आ रहा हूं मैं। वो टॉपिक है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी।
कॉर्पोरेट CSR, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी CSR। दोस्तों, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की अवधारणा भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ही एक पार्ट है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से ही जुड़ी अवधारणा है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लाने के लिए कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना बहुत जरूरी है। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी CSR संबंधी जो अवधारणा है, ये अवधारणा जो है 1953 में, सबसे पहले 1953 में ये अवधारणा आई थी। ये बॉबेन, HR बोबेन के द्वारा एक लेख लिखा गया था। HR बोबेन के द्वारा एक लेख लिखा गया था और उस लेख के माध्यम से सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की अवधारणा पर चर्चा शुरू हुई थी। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस, इस लेख के माध्यम से पहली बार CSR पर चर्चा शुरू की गई थी। अब CSR की अवधारणा है क्या, यानी कॉर्पोरेट जगत जो है, निजी क्षेत्र की जो उद्योग हैं, उद्यम हैं, कंपनियां हैं, निगम हैं, इनकी समाज के प्रति उत्तरदायित्व को निर्धारित करना, इनको समाज के प्रति उत्तरदायी बनाना, इनकी सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करवाना ही कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कहलाता है। यानी ये एक नैतिक अवधारणा है। कैसी अवधारणा है? नैतिक अवधारणा है। CSR की अवधारणा जो है गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर, कौन सा? ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर आधारित है। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो है कहीं ना कहीं सर्वोदय की अवधारणा से जुड़ा हुआ, गांधी जी के सर्वोदय संबंधी अवधारणा से जुड़ा हुआ है। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत ये कहता है कि कॉर्पोरेट जगत जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, इन्होंने पूंजी कमाई है, इनको ये मानना चाहिए कि ये उस संपत्ति के, जो संपत्ति इन्होंने कमाई है, उस संपत्ति के मालिक नहीं है, बल्कि उसके संरक्षक हैं, उसके ट्रस्टी हैं। उसमें से अपनी मिनिमम आवश्यकताओं को करते हुए उसके अकॉर्डिंग अपना हिस्सा ले लें और उसके बाद में जो भी प्रॉपर्टी आती है, जो भी चीजें आती हैं, वो समाज को दान कर देना चाहिए, समाज को दे देना चाहिए, समाज के रखरखाव में, समाज के विकास के ऊपर खर्च करना चाहिए। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की अवधारणा ये कहती है। ये अवधारणा ट्रस्टीशिप और सर्वोदय की अवधारणा पर आधारित है। ये तभी हो पाएगा, सर्वोदय के अंदर सभी का सभी प्रकार से उदय होने की बात की जाती है। गांधी जी कहते हैं कि अमीरों का, पैसे वालों का भी कहीं ना कहीं आध्यात्मिक नैतिक उत्थान की आवश्यकता है। अगर उनका नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान हो जाएगा, उनकी अंतरात्मा जागृत होगी, तो वो अपने आप को इस संपत्ति का मालिक नहीं मान करके अपने आप को क्या मानेंगे? ट्रस्टी मानेंगे, संरक्षक मानेंगे। उस संपत्ति को संरक्षण करेंगे, उसका परिमार्जन करेंगे, उसको परिवृद्धि करेंगे, लेकिन उसमें से अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग अपनी मिनिमम आवश्यकताओं को पूरा करने का ही पैसा लेंगे और बाकी का पैसा जो है समाज के विकास पे खर्च किया जाएगा, समाज के हितों की रक्षा के लिए किया जाएगा, पर्यावरण के संवर्धन संरक्षण के लिए प्रयास किया जाएगा। तो इस तरह की बातें जो है CSR के अंदर की जाती है। लेकिन ये CSR तभी अपनाया जाएगा जब सर्वोदय को अपनाया जाएगा। सर्वोदय के माध्यम से जब अमीर लोगों का, पैसे वाले या पूंजीपति लोगों का नैतिक या आध्यात्मिक विकास होगा, तभी जाकर के वो ट्रस्टीशिप की अवधारणा को मानेंगे और ट्रस्टीशिप को मानेंगे तभी जाकर के वो CSR का सही अर्थों में निर्वहन कर पाएंगे। तो CSR के अंदर ये माना जाता है कि जो सामान्यतः एक अवधारणा होती है कि जो पूंजीपति है, जिसने ये संपत्ति या एम्पायर खड़ा किया, उद्यम को खड़ा किया है, उसका लाभ में उसका पूरी तरह से हिस्सा है क्योंकि उसने अपनी खुद के परिश्रम से किया है। लेकिन हकीकत बात यह है कि इनडायरेक्ट रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कहीं ना कहीं समाज का भी उसके इस संपत्ति के निर्माण में कहीं ना कहीं योगदान होता है। अकेला व्यक्ति उस संपत्ति का जो है संपत्ति को उपार्जन नहीं कर सकता, संपत्ति का अर्जन नहीं कर सकता। यहाँ पर समाज का योगदान किस प्रकार से है? अगर समाज उन जो भी उद्योग है, उद्यम है, उसमें से जो भी सेवाएं या वस्तुएं मिल रही हैं, उनको अगर समाज नहीं खरीदेगा, उसके प्रति विश्वास नहीं दिखाएगा, तो फिर वो लाभ नहीं कमा सकता। दूसरी बात, उन्होंने जो भी संसाधनों का उस संपत्ति को निर्मित करने में, उस उद्यम को चलाने में जो भी खनिज पदार्थ या जो भी रॉ मटेरियल यूज किया है, वो पृथ्वी के अंदर प्रकृति की देन, और प्रकृति में वो सभी का हितों, सभी प्रकृति के संसाधनों पर हर मनुष्य का अधिकार होता है, ना कि कुछ गिने चुने लोगों का अधिकार होता है। वहीं तीसरी बात इसके अंदर ये आती है कि उस
जो संसाधनों को उन्होंने इस्तेमाल किया है, उस संसाधनों का इस्तेमाल किया है उस पर केवल सभी मनुष्यों का नहीं, पशु पक्षी जीव जंतुओं का, पेड़ पौधों का, सभी का, जो भी चर अचर जगत की चीजें हैं उन सबका उस पर अधिकार होता है। तो आप केवल कुछ ही लोगों को पैसा दे करके या कुछ एक पैसे के माध्यम से या थोड़ी सी मेहनत लगा करके उन संसाधनों को 100% अपने आधिपत्य में स्थापित करते हैं, ये नैतिक रूप से सही नहीं है। तो इसके लिए कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की अवधारणा ये कहती है कि देखो, पूंजीपतियों ने जो भी संसाधन इकट्ठे किए हैं, जो भी उद्यम डेवलप किया है, उसमें जो भी लाभ कमाया है, उस लाभ को कमाने में समाज का भी योगदान है। समाज में लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता, सरकार के द्वारा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाता है, सरकार के द्वारा आधारभूत संरचनाएं, सड़क, पानी, बिजली वगैरह की व्यवस्था करवाई जाती है। अगर ये सारी चीजें जो डेवलप की है सरकार ने जनता के पैसे से की है, तो अगर ये पैसा जनता नहीं देती, सरकार इनको ये सुविधाएं नहीं देती, तो इसका परिणाम क्या होता कि अपने उद्योग को सही तरीके से रन नहीं कर पाता। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना किसी उद्यम के लिए जरूरी होता है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में सरकार का योगदान होता है। सरकार का योगदान होता है, सरकार जनता की चुनी हुई प्रतिनिधि होती है, जनता के पैसे से संचालित होती है। तो एक तरह से इस उद्यम को संचालित करने में, इसको प्रोग्रेस करने में, इसको दिनों दिन उन्नति, अपन कहें कि अपने लाभ को दुगना चौगुना करने में, जो अपने संपत्ति के परिमार्जन करने में जो भी कुछ हुआ है, वो समाज के योगदान या सरकार के योगदान के बिना संभव नहीं था। एक और बात यहाँ पर की जाती है दोस्तों कि यहाँ जो भी उद्योग के द्वारा अपने उद्यम चलाए जा रहे हैं, उद्योग या उद्यम के द्वारा जो भी क्रियाकलाप किए जा रहे हैं, उन क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप कहीं ना कहीं पॉल्यूशन हो रहा है, इससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। चाहे वो जल प्रदूषण हो, चाहे वायु प्रदूषण हो, चाहे एयर का ध्वनि प्रदूषण हो, या वनस्पतियों का क्षरण हो रहा हो, या ओजोन परत का क्षरण हो रहा हो। ये वनस्पतियां, ये पानी, ये हवा, ये ओजोन परत, ये सारी की सारी किसी एक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति के फायदे के लिए, सारे जीव जंतुओं या सारे ब्रह्मांड की इन चीजों को जो प्रकृति प्रदत्त हैं, इनको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? वो उद्यम है, वो उद्योग हैं। तो इन उद्योगों की ये जिम्मेदारी है कि पर्यावरण संरक्षण करें। अगर आपने पेड़ काटे हैं, पेड़ों को नुकसान हुआ है, संसाधन मिनरल्स का उपयोग किया है, तो इस तरह की व्यवस्था करें, इस तरह का खर्च करें जिससे कि समाज में ये प्राकृतिक संरक्षण या संवर्धन के प्रयासों को बढ़ावा दिया जा सके। आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जो है ये संसाधन सुरक्षित रह सके। यानी सतत समावेशी विकास की अवधारणा के लिए इनको CSR करना जरूरी है, यानी समाज के प्रति इनको अपनी जिम्मेदारी निभाना आवश्यक है। तो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की अवधारणा एक नैतिकतापूर्ण अवधारणा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साथ जुड़ी है, गांधी जी के नैतिक सिद्धांतों पर आधारित है, और इसके फेवर में CSR के पक्ष में कई सारे तर्क हो सकते हैं। जैसे CSR कोई कंपनी करती है, यानी अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां निभाती है, अपने लाभ में से कुछ हिस्सा समाज के लिए खर्च करती है, तो ऐसी स्थिति में वो उद्योग के प्रति जनता में विश्वास बढ़ता है। उसका विश्वास बढ़ेगा तो माल, उसका जो भी सामान या सेवा है, परचेज ज्यादा की जाएगी जनता के द्वारा, उसको लाभ ज्यादा होगा। दूसरी बात, पर्यावरण का संरक्षण रहता है, जो समाज के ही नहीं बल्कि उस उद्योग के भी दीर्घकालीन हित में होता है। दोस्तों, CSR के निर्वहन से उस जो उद्योग है, उद्यम है, उसकी भी उम्र लंबे समय तक बनी रहती है, वो लंबे समय तक लाभ की स्थिति में बना रहता है, लंबे समय तक चलता रहता है। यदि कोई उद्यम स्वेच्छा से काम करता है, CSR का निर्वहन करता है, तो उस पर सरकारी विनियमन कानून बना करके जो सरकार के द्वारा जबरदस्ती CSR करवाया जाता है, उससे बचा जा सकता है। CSR का निर्वहन करने से जो व्यवसाय के संचालन में बहुत सारी जो बाधाएं होती है, कई सारी बाधाओं से पार भी पाई जा सकती है, उनसे मुश्किल समस्याओं को जो होती हैं उनको लाभकारी स्थिति में बदला जा सकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में सरकार और समाज सभी सपोर्ट करने की स्थिति में रहते हैं। तो CSR के कई सारे फायदे हैं। हालांकि इसके बारे में कुछ नेगेटिव बातें भी की जाती हैं, जैसे कि ये प्राइवेट सेक्टर का मेन काम क्या होता है? लाभ कमाना। उसका उद्देश्य ये नहीं होता कि वो समाज सेवा करे, तो वो लाभ कमाने के उद्देश्य से कहीं ना कहीं भटकाव को दर्शाता है। ये कि इसके विपक्ष में कहा जाता है। दूसरी बात ये कही जाती है कि ये CSR की आड़ में क्या कहते हैं
कि ये अपनी सेवाओं के दाम बढ़ा देते हैं। एक तरह से CSR का लोड भी जो इनको खुद को वहन करना चाहिए लाभ में से, वो अपने पर खुद तो वहन नहीं करते बल्कि जनता पर ही इनडायरेक्ट रूप से किसी न किसी सेस वगैरह के रूप में टैक्स बढ़ा करके जो है उस पैसे को रेटें बढ़ा करके जनता पर ही उसका बोझ डाल देते हैं। जबकि एक्चुअल में CSR का जो बहन है या जो भी उसका उत्तरदायित्व है CSR संबंधी, वो उस कंपनी को, उस उद्यम को खुद ही उठाना चाहिए था। और इसके अलावा एक और बात हम इसमें कह सकते हैं कि जो कंपनियां होती हैं CSR करती हैं, उनके पास में CSR संबंधी अनुभव नहीं होती, उनको पता ही नहीं कैसे किया जाता, उनका पैसा वो वेस्टेज चला जाता है, वो एक दिखावटी या झूठे तरीके से CSR करके खाना पूर्ति कर लेते हैं। आम जनता का भी इनको समर्थन नहीं मिलता। अगर कोई संस्था जो है CSR करना चाहती है, उसको निभाना चाहती है, तो ऐसी स्थिति में CSR की निभाने के लिए आम जन का सपोर्ट नहीं मिलता, क्योंकि आम जन जो है हमेशा इन बड़ी कंपनियों को, बड़े उद्यमों को, बड़े बड़े उद्योग घरानों को, उनकी गतिविधियों को हमेशा संदेह की नज़र से देखती है। तो इस प्रकार से कई सारी जो है कमियां हैं CSR के संदर्भ में, और CSR के लेकिन कई सारे फायदे हैं। एक CSR का फायदा ये भी है कि पर्यावरण संरक्षण में इससे मदद मिलती है और पर्यावरण प्रदूषण जैसी चीज़ों से बचा जा सकता है। आधारभूत संरचनाओं को डेवलप करने में भी मदद मिलती है। कार्यस्थल पे लोगों को सुरक्षित वातावरण मिलता है। CSR के माध्यम से शेयर धारक, फंड धारकों के हितों की भी रक्षा की जा सकती है। तो इस प्रकार से CSR एक उपयोगी अवधारणा है, एक सामान्य अवधारणा है, बहुत ज़्यादा कोई नई अवधारणा वैसे नहीं है। आपको शब्दों से जरूर ऐसा लगता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अजीब सी ही शब्द लगते हैं, लेकिन बहुत सिंपल सी अवधारणा है। सिंपल शब्दों में कहें, जैसे सरकारी तंत्र में सुधार करने की मांग की जा रही है, वैसे ही प्राइवेट सेक्टर में, बड़े बड़े उद्योगों में, उद्योग घरानों में उनके अंदर सुधार करना, लोकतांत्रिक और नैतिक मूल्यों को समावेशन करना ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर ही एक महत्वपूर्ण उपकरण मीजर्स जो होता है वो होता है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की अवधारणा भी आपको समझ में आ गई होगी। हालांकि इससे संबंधित और भी कई सारे तरीके हैं CSR में। आर्थिक उत्तरदायित्व, कानूनी उत्तरदायित्व, नैतिक उत्तरदायित्व, बौद्धिक उत्तरदायित्व, कई सारे इसमें कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के प्रकार हैं। इसमें कई सारी समस्याएं भी आती हैं, उन सब के बारे में मैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ। आप लोग जो हैं जो भी पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज कर लीजिएगा। तो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी अवधारणा आपको कॉन्सेप्चुअली, मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं कॉन्सेप्चुअली समझाया, वो समझ में आया होगा आई थिंक। दोस्तों, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस से एग्जाम में, हर एग्जाम में कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आता है, और मेरा मानना है इस पर बड़ा क्वेश्चन ज़्यादातर बनने की संभावना होती है। इसलिए इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। बहुत आसान टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, तो आप लोगों को ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, समझ में आ जानी चाहिए। अब हम एक और टॉपिक के बारे में थोड़ा सा बेसिक बातें कर लेते हैं दोस्तों, और वो है परिवर्तन का प्रबंधन। परिवर्तन का प्रबंधन, परिवर्तन का प्रबंधन है क्या? परिवर्तन के प्रबंधन की चर्चा कर लें तो दोस्तों, परिवर्तन का प्रबंधन, दोस्तों परिवर्तन का प्रबंधन क्यों आवश्यक है? यानी मैनेजमेंट ऑफ चेंज, मैनेजमेंट ऑफ चेंज, यानी परिवर्तन को इस तरह से व्यवस्थित करो कि नुकसान कम से कम होवे और ज्यादा से ज्यादा सृजनात्मक गतिविधियां संचालित हो सके। यानी परिवर्तन हमेशा समाज के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, या हम कहें पर्यावरण के लिए, सभी के लिए हितकारी हो। ऐसा परिवर्तन करना ही परिवर्तन का प्रबंधन कहलाता है। देखो, सृष्टि का एक अनवरत और शाश्वत नियम है, अनवरत और शाश्वत नियम है, और वो है परिवर्तनशीलता। कोई भी चीज स्थिर नहीं है। महात्मा बुद्ध ने भी कहा है, क्षणिकवाद का सिद्धांत दिया, प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत दिया है, उसके माध्यम से समझाया है कि समाज में, सृष्टि में, दुनिया में कोई भी चीज स्थिर नहीं है। क्षणिकवाद कहता है कि कोई भी वस्तु एक क्षण मात्र में उत्पन्न होती है, उसी क्षण विशेष में उसका अस्तित्व रहता है, उसी क्षण विशेष में ही वो समाप्त हो जाती है। लेकिन वो घटना समाप्त होने से पहले दूसरी नई घटना के जन्म का कारण बन जाती है, उसको अपने संस्कार दे जाती है। हाँ, उसमें गैप इतना कम होता है कि हमको सब एक समान लगता है। इसको समझाने के लिए महात्मा बुद्ध ने
दीपक की जो बाती और तेल की बूंद का जो एग्जाम्पल दिया, लौ का जो एग्जाम्पल दिया, या पानी, नदी जो बह रही है, पानी बह रहा है, उसका जो एग्जाम्पल दिया, उस एग्जाम्पल से इसको हम समझ सकते हैं। ये सारी एग्जाम्पल से मैं डिटेल से इसको पढ़ाता हूँ तो आपको डिस्कस करता हूँ। वैसे भी एक मूवी का गाना था दोस्तों, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, कहीं छाव है तो कहीं धूप जिंदगी। ये जो स्टेटमेंट है फिलोसफिकल गाना है एक तरह से, यानी हर घड़ी हर पल चीजें परिवर्तनशील है, परिवर्तनशीलता को दर्शा रहा है। समाज में, सृष्टि में हर चीज परिवर्तित हो रही है। आप, हम, जो भी चीजें, हर क्षण हर पल परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन इतना छोटा होता है कि हम उसको पहचान नहीं पाते, उसमें साम्यता, सादृश्यता इतनी होती है कि हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। तो परिवर्तनशीलता जो है, परिवर्तनशीलता एक शाश्वत नियम है। और परिवर्तनशीलता के संबंध में देखिए क्या बात आती है, देखिए दो बातें आती हैं यहाँ पर। दो बातें करें कि हमेशा परिवर्तन समाज में, हर वस्तु पर, हर चीज पर, हर घटना पर दो तरह की शक्तियां, परिवर्तन को उत्प्रेरक शक्तियां, परिवर्तन चाहने वाली शक्तियां भी काम करती है किसी घटना पर, किसी वस्तु पर, उत्प्रेरक शक्तियां। दूसरी होती हैं अवरोधक शक्तियां। दूसरे प्रकार की शक्तियां कौन सी होती हैं? अवरोधक शक्तियां होती हैं। दोस्तों अवरोधक शक्तियां मतलब वो होती हैं, जैसे कोई घटना है, कोई वस्तु है, कोई भी चीज है, उसको यथास्थिति बनाए रखने का समर्थन, जो परिवर्तन का विरोध करने वाली शक्तियां होती हैं, यथास्थिति को बनाए रखने वाली शक्तियां होती हैं, उनको हम कहते हैं अवरोधक शक्तियां। यानी ये अवरोधक शक्तियां परिवर्तन का विरोध करने वाली, परिवर्तन विरोधी शक्तियां होती हैं, परिवर्तन विरोधी शक्तियां। वहीं दूसरा, अवरोधक शक्तियां परिवर्तन विरोधी शक्तियां होती हैं। दूसरी जो बात है वो दूसरी बात है कि ये यथास्थिति की समर्थक होती हैं। क्या होती हैं? यथा स्थिति समर्थक शक्तियां होती हैं। दोस्तों किसी भी घटना पर, किसी भी वस्तु पर हमेशा दो तरह के फोर्स काम करते हैं। एक तो यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं, स्टेटस को की स्थिति रखना चाहते हैं, जो परिवर्तन का विरोध करते हैं। और एक तरफ होती है कौन सी? उत्प्रेरक शक्तियां। उत्प्रेरक शक्तियां का मतलब होता है कि जो परिवर्तन चाहती हैं, परिवर्तन चाहने वाली जो उत्प्रेरक शक्तियां हैं, ये दो तरह की हो सकती हैं। यानी ये बाह्य शक्तियां भी हो सकती हैं, बाह्य दबाव या बाह्य शक्तियां भी हो सकती हैं। और दूसरा आंतरिक शक्तियां। कौन सी? आंतरिक दबाव। आंतरिक दबाव हो सकते हैं, बाह्य दबाव और आंतरिक दबाव। यानी कोई भी घटना को परिवर्तित करने वाली आंतरिक दबाव भी होते हैं। जैसे कोई भी संगठन है तो संगठन के अंदर आंतरिक शक्तियां भी ऐसी होती है जो परिवर्तन चाहती हैं। कुछ गवर्नमेंट के द्वारा या समाज के द्वारा या पर्यावरण के द्वारा जो भी फोर्सेज होते हैं, जो बदलाव चाहते हैं उस संगठन के अंदर, उसकी कार्यप्रणाली में, संरचना में। इसी तरीके से कोई भी घटना, कोई भी वस्तु होती है, उसमें परिवर्तनकारी शक्तियां जो होती हैं, परिवर्तन चाहने वाली शक्तियां बाह्य भी हो सकती हैं और उसके अंदर भी हो सकती हैं। देखिए अंदर से जो काम करने के तरीके, जो शैलियां हैं, वो बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी अपनी स्थितियों में, वर्किंग कंडीशन में चेंज चाहते हैं। वहीं सरकार भी कोई चेंज करवाना चाहती है, तो सरकार के द्वारा जो चेंज किसी संगठन में चाहा गया है, ये दबाव बनाया जा रहा है, वो क्या है? बाह्य दबाव। और संगठन के लोगों के द्वारा जो चेंज चाहा जा रहा है वो कैसा है? आंतरिक दबाव। दोस्तों संगठन के अंदर परिवर्तन के विरोधी शक्तियां भी मौजूद होती है, जो अवरोधक शक्तियों के रूप में जानी जाती हैं। लेकिन जब अवरोधक और उत्प्रेरक शक्तियों के बीच में आपस में टकराव चलता है, जिसके कारण परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन परिवर्तन की गति को स्लो कर दिया जाता है, हमेशा लास्ट में हमेशा ये ध्यान रखना कि चाहे कोई भी घटना, कोई भी वस्तु या प्रशासन, किसी भी संदर्भ में आप देखेंगे तो उत्प्रेरक शक्तियां हमेशा ज्यादा होती है अवरोधक शक्तियों की तुलना में। अवरोधक शक्तियों की प्रबलता केवल और केवल इतना सा ही है कि उसको कुछ समय के लिए उस परिवर्तन की स्पीड को स्लो कर देंगी या उसे कुछ समय के लिए रोक सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो परिवर्तन बिल्कुल रुक जाए। परिवर्तन हमेशा कहीं ना कहीं होता है। आंतरिक या बाह्य शक्तियां, दबाव जो है, उत्प्रेरक शक्तियां हमेशा मौजूद रहती हैं किसी भी घटना, किसी भी वस्तु, किसी भी संस्था या संगठन के ऊपर। तो उत्प्रेरक शक्तियों के परिणाम स्वरूप जब ये उत्प्रेरक शक्तियां ज्यादा होती हैं किनकी तुलना में? अवरोधक शक्तियों की तुलना में, तो परिवर्तन होता है। परिवर्तन दो तरह का हो सकता है। एक तो होता है नकारात्मक परिवर्तन,
नकारात्मक परिवर्तन जिसे हम विध्वंसात्मक परिवर्तन के रूप में भी जानते हैं। और दूसरा होता है सकारात्मक परिवर्तन जिसे हम सृजनात्मक परिवर्तन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम सृजनात्मक परिवर्तन कहते हैं। तो सृजनात्मक और नकारात्मक का मतलब क्या हुआ कि परिवर्तन किसी भी दिशा में हो सकता है। जब उत्प्रेरक शक्तियां अवरोधक शक्तियों से जीतती हैं तो परिवर्तन होता है। परिवर्तन किसी भी दिशा में हो सकता है। परिवर्तन जब समाज के लिए, पर्यावरण के लिए या देश के लिए या किसी भी और भी किसी संस्था, व्यक्ति, परिवेश के परिप्रेक्ष्य में अगर ये विध्वंसकारी है तो ये नकारात्मक परिवर्तन कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे नदियों में बाढ़ आती है तो नदियों में बाढ़ तो आनी है। जब बरसात आती है तो बाढ़ आती है। उस बाढ़ के पानी से जब ये मैदानी क्षेत्रों में, फसलों के क्षेत्र में, रिहायशी इलाकों में आता है तो तबाही मचा देता है। जन धन की हानि होती है, मवेशियों की हानि होती है और ये पानी वेस्टेज चला जाता है, पूरा एक विनाशकारी स्वरूप लेके आता है। वहीं अब इस पानी में बरसात तो होनी है, उस बरसात के होने की वजह से परिवर्तन तो आना, नदियों का बहाव और फ्लो या उनका ओवरफ्लो होना तय है। तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ व्यवस्था किया जाए कि नदियों में आने वाली बाढ़ को कम करके और इस बाढ़ के पानी का सदुपयोग करके मानव के हित में पेयजल की व्यवस्था या कृषि की व्यवस्था या पन विद्युत उत्पादन की व्यवस्था की जा सकती है। या हम कहें कि पिसिकल्चर वगैरह जो होता है उसको बढ़ावा दिया जा सकता है, मछलियों के पालन वगैरह को। तो यहाँ पर नकारात्मक परिवर्तन को रोकना है। इसके लिए क्या करना है? आपको नदी जोड़ो परियोजना के माध्यम से विभिन्न नदियों में, जहां नदियों में पानी नहीं आता, उन नहरों के माध्यम से या नदी जोड़ो परियोजना के माध्यम से उन नदियों में, उस क्षेत्रों में पानी पहुंचाया जा सकता है जहां पानी नहीं है और जहां पे बाढ़ का पानी तबाही मचा रहा है, उस बाढ़ के अतिरिक्त पानी को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है। या बड़े बड़े बांध वगैरह बना करके पन बिजली परियोजना जो होती हैं, या हम कहें एग्रीकल्चर, पेयजल की व्यवस्था, इन सारी समस्याएं जो दूर दराज के क्षेत्रों में ये समस्या है, इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। तो विध्वंसात्मक परिवर्तन या नकारात्मक परिवर्तन को कम करते हुए सृजनात्मक परिवर्तन को बढ़ावा देना ही परिवर्तन का प्रबंधन कहलाता है। क्या कहलाता है? परिवर्तन का प्रबंधन कहलाता है। यानी परिवर्तन, नकारात्मक परिवर्तन को कम करना और सकारात्मक परिवर्तन या सृजनात्मक परिवर्तन को बढ़ावा देना, इस तरह से परिवर्तन को मैनेज करना, इस तरह से समझना, इसे स्टेप से करना जिससे कि नकारात्मकता को कम किया जा सके और सकारात्मकता, सृजनात्मक परिवर्तन को बढ़ाया जा सके। ऐसे परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? परिवर्तन का प्रबंधन कहते हैं। इस प्रक्रिया को ही परिवर्तन का प्रबंधन कहते हैं। आप लोगों को परिवर्तन का प्रबंधन संबंधी अवधारणा समझ में आ गई होगी, क्योंकि परिवर्तन तो सृष्टि का शाश्वत नियम है, होना ही है। लेकिन इससे जो परिवर्तनकारी शक्तियां हैं, उन शक्तियों को एक सही दिशा दे करके समाज के हित में, पर्यावरण के हित में, व्यक्ति के हित में, लोगों के हित में जो है इस परिवर्तन को बढ़ाया जाए, सृजनात्मक किया जाए, इसी को हम परिवर्तन का प्रबंधन कहते हैं। दोस्तों, परिवर्तन का प्रबंधन संबंधी आवश्यकता क्यों होती है किसी संगठन में? बाह्य पर्यावरण के अनुकूलन एवं संतुलन स्थापित करने हेतु, क्योंकि बाह्य पर्यावरण भी हमेशा किसी संस्था में, किसी व्यक्ति में, किसी भी स्थिति में हमेशा परिवर्तन का समर्थन करता है। तो पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन स्थापित करने के हेतु परिस्थितियों में संस्था में या संगठन में परिवर्तन करना आवश्यक है। कर्मचारियों में आपस में और संगठन के साथ अनुकूलन स्थापित करने में मदद मिलती है। इससे नई तकनीकों, नई व्यवस्थाओं को अपनाने में मदद मिलती है। बहुत सारे काम है। इससे उद्देश्यों को प्रभावी रूप से मानव जीवन को बेटर बनाने में, समाज को उन्नत करने में, पर्यावरण संरक्षण करने में, कई सारे मामलों में परिवर्तन का प्रबंधन उपयोगी है। सतत और समावेशी विकास को बनाए रखने में परिवर्तन का प्रबंधन आवश्यक है। दोस्तों, परिवर्तन के लिए अभिकर्ता के आधार पे
कुछ मॉडल हैं, उन मॉडल की चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। रोगी चिकित्सक प्रतिमान, चिकित्सा प्रतिमान, मेडिकल मॉडल, डॉक्टर एंड पेशेंट मॉडल, प्रोसेस मॉडल, इंजीनियरिंग मॉडल, ये 4 प्रकार के मॉडल हैं। ये मॉडल आपने पढ़े होंगे और मैं इनमें भी गहराई में नहीं जा रहा हूँ, बहुत ही जनरल सा डिस्कशन कर रहा हूँ। वैसे इनमें सभी में जो परिवर्तन अभिकर्ता होता है वो हमेशा परिवर्तन चाहने वाला जो व्यक्ति होता है वो हमेशा सलाहकारी भूमिका में होता है। चारों के अंदर सलाहकारी भूमिका के अंदर होता है। तो डॉक्टर एंड रोगी, चिकित्सक रोगी प्रतिमान, मेडिकल मॉडल, कई सारे मॉडल इसमें, इंजीनियरिंग मॉडल, प्रोसेस मॉडल, कई सारे मॉडल हैं। इनमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, सिंपल सा बहुत ही सिंपल सी मॉडल है इनमें। जैसे रोगी चिकित्सा प्रतिमान के अंदर क्या होता है, रोगी चिकित्सा प्रतिमान, चलो शॉर्ट में मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि रोगी चिकित्सा प्रतिमान, सबसे पहले चिकित्सा प्रतिमान की बात करते हैं। जैसे कोई पेशेंट है तो पेशेंट का इलाज डॉक्टर करता है और डॉक्टर को जब उसमें कोई बहुत सारी समस्याएं दूसरे अंगों से संबंधित होती है तो वो अन्य डॉक्टरों से भी सलाह लेता है। तो अन्य डॉक्टरों से सलाह लेकर के फिर सलाह में से क्या किसकी सलाह माने, उन सलाहों का डिसीजन कौन लेता, खुद जो मेन डॉक्टर जिसके अंडर में वो पेशेंट भर्ती हुआ है और वो भर्ती हुआ है वो उसको प्रिस्क्रिप्शन लिख करके देता है। यानी एक माना कि फिजिशियन है, उसके अंडर में कोई पेशेंट भर्ती हुआ है तो और उसके मल्टीपल ब्रेन संबंधी, लंग संबंधी, किडनी संबंधी कोई समस्याएं हैं तो उनके लिए वो अलग अलग डॉक्टरों से परामर्श करता है, लेकिन वो अंतिम रूप से निर्णय खुद ही लेता है। यहाँ पर अंतिम रूप से निर्णय खुद ही लेता है और प्रिस्क्रिप्शन लिखता है और फिर निर्णय लेकर के वो उसकी मानेगा नहीं मानेगा, उन्हें डॉक्टरों की सलाह, किसकी सलाह मानेगा किसकी नहीं मानेगा, उसके अकॉर्डिंग अपना दिमाग लगा करके वो क्या लेता है, डिसीजन और दवाइयाँ डॉक्टर को पेशेंट के लिए लिखता है। तो एक तरह से जो बाहर वाले डॉक्टर हैं, विषय के विशेषज्ञ हैं, जो अपनी सलाह दे रहे हैं वो परिवर्तन चाहते हैं, वो चेंज चाहते हैं, लेकिन उनकी सलाह को मानना नहीं मानना मेन डॉक्टर पे डिपेंड करता है, फिजिशियन पे डिपेंड करता है। यानी वो परिवर्तन अभिकर्ता जो चाहने वाले हैं वो क्या है, सलाहकारी भूमिका में है। एक तो ये मेडिकल मॉडल हो गया। दूसरा मॉडल बताया कि डॉक्टर और पेशेंट मॉडल, डॉक्टर पेशेंट मॉडल, रोगी चिकित्सक प्रतिमान। रोगी चिकित्सक प्रतिमान में सिर्फ अंतर इतना है, पहले वाले में इसमें यहाँ पे भी परिवर्तन अभिकर्ता जो है सलाहकारी भूमिका में होता है। सलाहकारी भूमिका मतलब जो डॉक्टर होता है वो पेशेंट को सलाह देता है कि आप ऐसे ऐसे दवाइयां लो, ये चेंज करो, लेकिन चेंज करना आखिरकार किसको है, व्यक्ति को है, रोगी को है। तो रोगी को सलाह देने वाला जो डॉक्टर है वो डॉक्टर भी परामर्शकारी, जो डॉक्टर रोगी की कार्य प्रणाली में, खान पान में जो चेंज चाह रहा है वो डॉक्टर है। यानी परिवर्तन अभिकर्ता कौन है, डॉक्टर है, लेकिन डॉक्टर की सलाह को मानना नहीं मानना किस पे डिपेंड करता है, रोगी पे डिपेंड करता है। और लेकिन पहले वाले मॉडल में और इसमें अंतर इतना सा है, मेडिकल मॉडल जो तो पहले वाला था उसमें ये था कि बाहर के डॉक्टरों की सलाह को मानना नहीं मानना मेन डॉक्टर पे डिपेंड करता है। वो मान भी सकता है और नहीं भी माने, उनके अनुसार वो अपने दिमाग लगा के अपना आइडिया डेवलप करके अपने हिसाब से दवाइयां लिख सकता है। लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टर ने लिखा है, सामान्यतया रोगी जो होता है वो रोगी डॉक्टर में विश्वास करता है, इसके कारण से उसकी बात को वो मान लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है कि जैसा कहा है उसको फॉलो कर लेता है। यानी यहाँ पर होने को तो दोनों ही मॉडलों के अंदर जो परिवर्तन अभिकर्ता है वो सलाहकारी भूमिका में है। वहां पे वो बाहर वाले डॉक्टर थे परिवर्तन अभिकर्ता, उनकी भी सलाह मानी जाए नहीं मानी जाए ये मेन डॉक्टर पे डिपेंड करती है। और ये मेन डॉक्टर जो सलाह दे रहा है उसको रोगी मानेगा नहीं मानेगा ये भी सलाहकारी भूमिका है। लेकिन तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो रोगी डॉक्टर की सलाह को सामान्यतः मान लेता, मानने की संभावना ज्यादा, जबकि पहले वाले में बाहर के डॉक्टरों की सलाह को मेन डॉक्टर माने नहीं माने ये उसकी संभावना थोड़ी कम होती है। तो तुलनात्मक रूप से ही अंतर है कि परिवर्तन अभिकर्ता की सलाह को पहले वाले में मानने की संभावना कम है और इसमें मानने की संभावना ज्यादा है। तीसरा होता है दोस्तों, तीसरा मॉडल है आपका अभियांत्रिकी मॉडल या इंजीनियरिंग मॉडल। इसके अंदर क्या होता है कि इस प्रतिमान में परिवर्तन अभिकर्ता क्रियान्वयन के स्तर पे शुरू होता है। समस्या क्या है इसका पता तो पहले से ही कंपनी के मालिक वगैरह होते हैं, उनको पहले से पता लग जाता है और उसका समाधान क्या किया जाए
समस्या का समाधान है, इसको बेटर कैसे किया जाए, उस स्तर पे परिवर्तन अभिकर्ता जो है उसके साथ जुड़ता है। और वहीं प्रक्रियात्मक मॉडल जो होता है उसमें समस्या का पता भी परिवर्तन अभिकर्ता यानी विशेषज्ञ और कंपनी के मालिक जो है मिलकर के पता लगाते हैं और उसका समाधान भी मिलकर के करते हैं। समस्या का पता भी खुद ही लगाते हैं मिलकर के और समाधान भी। जबकि अभियांत्रिकी मॉडल के अंदर परिवर्तन अभिकर्ता की भूमिका क्रियान्वयन के स्तर पे स्टार्ट होती है, समस्या क्या है इसका पता लगाने में उसकी कोई भूमिका नहीं होती। जबकि प्रक्रियात्मक के अंदर क्या होता है कि समस्या क्या है और उसका समाधान क्या होना चाहिए, इन दोनों ही स्तरों पर परिवर्तन अभिकर्ता की भूमिका होती है। लेकिन इन दोनों ही स्थितियों में परिवर्तन अभिकर्ता हमेशा सलाहकारी भूमिका में होता है। हमेशा कंपनी का या संगठन का या संस्था का जो मालिक होते हैं, जो मैनेजमेंट होता है, वो ही परिवर्तन करने के लिए जिम्मेदार होता है। वो माने नहीं माने उस पर डिपेंड करता है। लेकिन परिवर्तन अभिकर्ता जो विशेषज्ञ होते हैं वो उसको सलाह देते हैं, सामान्यतः सलाह को मान लेते हैं। यानी चारों ही मॉडल में परिवर्तन अभिकर्ता की भूमिका क्या होती है, सलाहकारी भूमिका होती है। इसको और भी हम डिटेल से अच्छे से पढ़ सकते थे, लेकिन समय अभाव को ध्यान में रखते हुए हम थोड़ा सा इसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं। और भी बहुत सारी पहलू परिवर्तन संबंधी आवश्यकता क्यों है, क्या है, इन पे भी हम चर्चा कर सकते हैं। आपने जो भी पढ़ रखा उसको थोड़ा सा आप रिवाइज कीजिएगा। मैंने आपको एक रूपरेखा, एक समझ विकसित करने का प्रयास किया है। अब एक और टॉपिक पे हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। टॉपिक है आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक ले लेता हूं मैं, सामान्य के विशेषज्ञ संबंध। पहले तो सामान्य के विशेषज्ञ संबंध होता क्या है, सामान्य शब्द क्या है, विशेषज्ञ शब्द क्या है, थोड़ा सा हम इसको जाने। तो उसको समझने के लिए पहले हम एक फ्लो चार्ट से चीजों को समझेंगे, सामान्य और विशेषज्ञ। सामान्य विशेषज्ञ संबंध। देखिए, हमारे देश में जितनी भी सेवाएं हैं हम उनको लोक सेवाएं कहते हैं, सारी सेवाओं को लोक सेवाएं कहते हैं। और हमारे देश में जितनी भी लोक सेवाएं हैं उनको हमने मोटे तौर पे दो भागों में बांट रखा है। मोटे तौर पे अगर हम देखें तो मेनली दो तरीके से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। एक है तकनीकी सेवाएं, तकनीकी सेवाएं, और साफ साफ स्पष्ट है कि जब उधर तकनीकी सेवाएं तो दूसरी सेवाओं को हम गैर तकनीकी सेवाएं कह सकते हैं, गैर तकनीकी सेवाएं। दोस्तों, गैर तकनीकी सेवाएं जो होती है इनको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है कार्यात्मक या कार्यपरक, कार्यात्मक या कार्यपरक सेवाएं, और दूसरी होती है सामान्य प्रशासन सेवाएं। दोस्तों, तकनीकी सेवाएं कौन सी होती हैं? सबसे पहले हम तकनीकी सेवाओं से डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं, अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, तकनीकी सेवाएं वे सेवाएं होती हैं जिन सेवाओं में प्रवेश करने के लिए, जिन सेवाओं में एंट्री करने के लिए किसी विशेष ज्ञान की, विशेष डिग्री की या विशेष अनुभव की आवश्यकता होती है। फील्ड विशेष के गहरे ज्ञान की आवश्यकता होती है, विशेष टेक्निकल ज्ञान की आवश्यकता होती है, और उस ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात उस ज्ञान के नॉलेज के आधार पर सेवाओं में भर्ती की जाती है और जीवन भर उसी सेवाओं में वो व्यक्ति रहता है, उसी सेवाओं में वो रहता है। ऐसी सेवाओं को तकनीकी सेवाएं कहते हैं, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टेक्नोक्रेट्स, कंप्यूटर साइंस के जो विशेषज्ञ होते हैं, टेक्नोक्रेट होते हैं, या मेडिकल साइंस के, या हम बात करें कोई मौसम विज्ञान के या इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के, जो भी कोई टेक्निकल एक्सपर्ट है, या हम कहें कि जो विशेषज्ञ
यानी किसी मामले का, किसी काम का जो विशेषज्ञ है, शिक्षाविद भी होता है, अपने अपने सब्जेक्टों के विशेषज्ञ होते हैं, ये सारे के सारे विशेषज्ञ की श्रेणी में आते हैं। जैसे डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल साइंस की आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, MBBS करनी पड़ती है, PG वगैरह, MD वगैरह करनी पड़ती है, तो वो मेडिकल साइंस के फील्ड में प्रवेश करता है, तभी उसको डॉक्टर की सेवा में एंट्री मिलती है और जीवन भर वो मेडिकल पेशे में ही रहता है, उसका प्रमोशन भी मेडिकल फील्ड में होता है। और ऐसे इंजीनियरिंग फील्ड का व्यक्ति होता है, वो इंजीनियरिंग फील्ड की नॉलेज यानी बीटेक वगैरह करने के बाद में वो इंजीनियर बनता है, जीवन भर उसी में उसका प्रमोशन वगैरह होता है। वो सारी की सारी चीजें वो जीवन भर अपने इंजीनियरिंग क्षेत्र की बहुत गहरी नॉलेज रखेगा, मेडिकल क्षेत्र की नॉलेज रखेगा। अगर कोई प्रोफेसर है किसी सब्जेक्ट का तो अपने सब्जेक्ट की बहुत गहरी नॉलेज रखेगा। लेकिन सामान्यतः ये माना जाता है कि टेक्नोक्रेट जो होते हैं, इन्हीं को हम विशेषज्ञ कहते हैं। ये विशेषज्ञ जो होते हैं ये अपने विषय की बहुत गहरी और सूक्ष्म नॉलेज रखते हैं, लेकिन इनकी नॉलेज में व्यापकता का अभाव होता है। यानी अपने सब्जेक्ट के ये मास्टर आदमी है, लेकिन अदर सब्जेक्ट जो होते हैं, दूसरे जो सब्जेक्ट होते हैं, दूसरे विषय होते हैं, जनरल अवेयरनेस या जनरल साइंस की बात होती है या जनरल नॉलेज की बात होती है, वो इनकी कहीं ना कहीं कमजोर होती है। इनको IR के बारे में बहुत ज्यादा, इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता, इनको पॉलिटी के बारे में ज्यादा नहीं पता, इतिहास के बारे में नहीं पता, अन्य जो विषय होते हैं उनके बारे में इनको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होती, बहुत सुपरफिशियल नॉलेज होती है। अपने फील्ड के तो मेडिकल साइंस के बहुत बड़े विशेषज्ञ बहुत गहराई से नॉलेज रखते हैं और जीवन भर उसी सेवा में रहते हैं। इनको हम तकनीकी सेवाओं के अंदर रखते हैं। डॉक्टर्स, इंजीनियर, वैज्ञानिक, शिक्षाविद वगैरह जो होते हैं, मौसम विज्ञानी वगैरह जो भी हैं, ये सारे के सारे टेक्नोक्रेट्स कहलाते हैं, तकनीकी सेवाएं कहलाती हैं। और इन तकनीकी सेवाओं के अंदर रहने वाले लोगों को ही इन विशेषज्ञों की श्रेणी में रखा जाता है। तकनीकी सेवा वाले लोगों को ही विशेषज्ञ कहा जाता है। दोस्तों, जो ऐसे वही गैर तकनीकी सेवाएं वो सेवाएं होती हैं जिन सेवाओं में प्रवेश करने के लिए किसी विशेष ज्ञान की, विशेष डिग्री की या विशेष अनुभव की आवश्यकता नहीं है। जो सामान्य नॉलेज रखने वाला, सामान्य ज्ञान रखने वाला जो व्यक्ति है, सामान्य किसी भी विषय का विशेषज्ञ हो या सामान्यज्ञ हो, सबके सब उन सेवाओं में जा सकते हैं। उनको हम गैर तकनीकी सेवाएं कहते हैं। गैर तकनीकी सेवाओं में प्रवेश करने के लिए किसी ज्ञान की, विशेष नॉलेज की आवश्यकता नहीं होती है, वो बहुत ज्यादा विशेषज्ञ नहीं होते हैं। इन गैर तकनीकी सेवाओं को भी दो भागों में बांटते हैं। एक होती है कार्यपरक सेवाएं और एक होती है सामान्य प्रशासन सेवाएं। कार्यपरक सेवाओं के अंदर जैसे RS या IAS को लेते हैं आपके सामने, तो IAS के अंदर IAS परीक्षा जो होती है उसके माध्यम से सिविल सर्विसेज परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जो आयोजित होती है, उसके माध्यम से जो एलाइड सर्विसेज जितनी भी होती है IAS के साथ में, जैसे अपन बात कर ले इंडियन फॉरेन सर्विस, ये कार्यपरक सेवा है। विदेश मामलों के बहुत विशेषज्ञ हो जाते हैं, सेवा में आने के लिए विशेषज्ञ नहीं होते, सामान्य नॉलेज होती है, लेकिन जब वो सेवा में आते तो जीवन भर उसी सेवा में रहते हैं और अपनी सेवा के वो विशेषज्ञ हो जाते हैं। जैसे IPS, राजस्थान के अंदर हम बात करें तो हम बात करें RCTS यानी कॉमर्शियल टैक्सेस सर्विसेज, अकाउंट सर्विसेज, हम बात करें RPS या BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ये सबके सब अपने अपने फील्ड में ही काम करते हैं और अपने फील्ड के विशेषज्ञ होते हैं। IPS एक बार सेवा में आ गया तो जीवन भर पुलिस डिपार्टमेंट में रहता है, लेकिन इनको जो पुलिस संबंधी काम है, अपराध नियंत्रण संबंधी जो कार्य होते हैं, उसके बारे में बहुत गहरी नॉलेज हो जाती है। जैसे IAS, अकाउंट एंड ऑडिट सर्विसेज, IRS, जितनी भी जो IAS के साथ में दूसरी सर्विसेज जुड़ी हुई है, उन सारी सर्विसेज की जो है ये कार्यपरक सेवाओं में आती है। कार्यपरक सेवाएं मतलब ये इनमें प्रवेश करने के लिए किसी विशेष ज्ञान, विशेष विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है। कोई भी विषय का सामान्य ग्रेजुएशन करने वाला व्यक्ति जो भी एग्जाम पास करेगा वो उसमें आ जाएगा, लेकिन जिस एक बार इन सेवाओं में आ गया तो इन सेवाओं में जीवन भर काम करता है और उनका विशेषज्ञ हो जाता है। तो अगर देखा जाए तो ये ज्यादा बड़े विशेषज्ञ हैं, ये तुलनात्मक रूप से कम विशेषज्ञ होते हैं, लेकिन ये विशेषज्ञ हैं। वहीं सामान्य प्रशासन सेवाओं में एक सर्विस आती है सेंट्रल लेवल पर IAS, और हमारे यहाँ पर राजस्थान में इसको RS कह सकते हैं। ये सामान्य प्रशासन सेवाएं, यानी
ये सामान्यज्ञ होते हैं, इनको प्योरली सामान्यज्ञ बोलते हैं। ये किसी भी विषय के विशेषज्ञ नहीं होते, हर विषय के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज रखते हैं, और लेकिन सब में कोऑर्डिनेशन स्थापित करने की क्षमता इनके अंदर ज्यादा होती है, प्रबंधकीय क्षमता स्थापित करने की ज्यादा होती है। ये एक तरह से ऑलराउंडर होते हैं, सर्व हरफन मौला होते हैं, किसी भी विभाग में काम कर लेते हैं। किसी भी विभाग के ये बहुत गहरी नॉलेज रखने वाले नहीं है, लेकिन हर विभाग के बारे में, हर विषय के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज होने के कारण उन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन करने की क्षमता इनके अंदर ज्यादा होती है। इनके अंदर जो दिमाग है, इनके दिमाग में इनकी सोच में व्यापकता होती है। ये सभी विषयों के बारे में अन्य डिपार्टमेंटों के साथ में, अन्य विषयों के साथ में, विभागों के साथ एक सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता ज्यादा होती है। ये एक विषय, एक विभाग के प्रति बाइस्ड कम होते हैं, जबकि ये अपने अपने विभागों के प्रति, ये अपने अपने कामों के प्रति जो है बाइस्ड हो सकते हैं। ऐसा कहा जाता है, यही को हम सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ कहते हैं। ये प्योर सामान्यज्ञ तो आईएएस या आरएएस होता है, ये इनकी तुलना में थोड़ा विशेषज्ञ है, इनकी तुलना में बहुत ज्यादा विशेषज्ञ ये है। अब एक्चुअल में बात यह है कि हमारे देश के अंदर सामान्यज्ञ और विशेषज्ञों के अंदर विवाद क्यों उत्पन्न होता है। सबसे बड़ा विवाद का कारण तो ये है कि हमारे यहाँ आईएएस जो होते हैं, सामान्यज्ञ होते हैं, ये हमेशा हर एक डिपार्टमेंट के मुखिया होते हैं। इनको हमेशा श्रेष्ठता दी जाती है, किनके ऊपर, विशेषज्ञों के ऊपर श्रेष्ठता दी जाती है। साथ में आप लोगों को ये भी पता है कि ये मंत्रियों के सीधे संपर्क में रहते हैं, इससे पावर के केंद्र ये बने रहते हैं। कौन? सामान्यज्ञ बने रहते हैं, आईएएस आरएएस वगैरह बने रहते हैं। जबकि इनको ये इसी एग्जाम को पास करके आए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद इनको नीचे रखा जाता है, इनको उनके अधीन रखा जाता है। तो कहीं ना कहीं ईगो हर्ट वाली समस्या होती है। पावर का सेंटर बनने की समस्या को लेके भी मंत्रियों के, सरकार के सीधे संपर्क में वो ज्यादा रहते हैं, ना कि ये रहते हैं। ये लोग इन्हीं के माध्यम से सरकार के संपर्क में रहते हैं। साथ में इनके वेतन भत्ते, प्रमोशन की और वर्किंग कंडीशंस जो है सामान्यज्ञों की ज्यादा अच्छी है, जबकि इनकी अच्छी नहीं होती है। इनकी अच्छी नहीं है और इनकी तुलना में इनकी और भी खराब है। जबकि हकीकत बात यह है कि इनका काम भी इंपॉर्टेंट है, इनका काम भी इंपॉर्टेंट है। ये अपने विषय की गहराई रखते हैं, ये विषय के बारे में बहुत ज्यादा गहराई नहीं रखते। कई बार टेक्निकल जो विभाग होते हैं, टेक्निकल मुद्दे होते हैं, उनका भी जो अधिकारी, विभाग का अधिकारी आईएएस को बना दिया जाता है, जबकि ये चाहते हैं कुछ और वो समझते नहीं है, और वो जो है डिसीजन उस हिसाब से ले नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक समझ को लेके, पावर के केंद्र को लेकर के, वेतन भत्ते, सुविधाओं को लेकर के, प्रमोशन की स्थितियों को लेकर के इनके बीच में हमेशा विवाद होता रहता है। जैसे जैसे देश विकसित होता जाएगा, वैसे से विशेषज्ञों का महत्व बढ़ता जाता है। आपको पता होना चाहिए, फुलटन कमेटी ने भी, जो ब्रिटेन की फुलटन कमेटी है, उसने भी विशेषज्ञों के पक्ष में दिया था कि विशेषज्ञों को महत्व दिया जाना चाहिए सामान्यज्ञों की तुलना में। हमारे यहाँ देश के अंदर जो प्रशासनिक सुधार आयोग फर्स्ट है, उसने भी विशेषज्ञों को महत्व देने की बात कही। अखिल भारतीय सेवाओं को की जगह विशेषज्ञों की जो बहुत सारी सेवाएं हैं, 8 अखिल भारतीय सेवाएं और गठित करने की बात की, जिसमें कृषि सेवा, सांख्यिकी, शिक्षा सेवा वगैरह, स्वास्थ्य सेवा, इस तरह से कई सारी विशेषज्ञ सेवाओं की अखिल भारतीय सेवाएं बनाने की भी यहाँ पर सिफारिश की गई थी। तो कई सारे विवाद हैं, इनको लेकर के, इनको दूर करने के लिए जो पृथक पद सोपानिक व्यवस्था, समांतर पद सोपानिक व्यवस्था, एकीकृत पद सोपानिक व्यवस्था, कई सारे उपाय हैं। इन्हें उपायों को अपनाया जा सकता है। अलग अलग देशों में इन उपायों को अपनाया गया, इस तरह के प्रयास किए गए। लेकिन अभी भी हमारे देश के अंदर अगर बात करें, भारत के अंदर हम बात करें, तो ये जो सेवाएं हैं, ये सेवाएं आज भी जारी हैं। सामान्यज्ञों का वर्चस्व है, विशेषज्ञों को उनके अधीन माना जाता है, और सामान्यज्ञ विशेषज्ञों के बीच में टकराव रहता ही रहता है। तो दोस्तों, ये और भी बहुत सारी बातें हैं, इनके बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन हम मोटे तौर पे इतनी ही चर्चा करते हैं इसके अंदर भी। तो सामान्यज्ञ विशेषज्ञ की बात भी आपको समझ में आ गई होगी। सामान्यज्ञ विशेषज्ञ संबंधी बातें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी, मैं समझता हूँ। आप लोगों को अपने जो नोट्स हैं उनमें से इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए, अच्छे से समझना चाहिए और समझ के इसका आंसर देना चाहिए। दोस्तों, इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन है बहुत सिंपल से, कॉन्सेप्ट आपको मेनली पता होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे टॉपिक, अब जैसे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पे हम जाएं तो सचिवालय, निदेशालय के अंदर, तो सचिवालय एक स्टाफ एजेंसी होता है, निदेशालय एक कार्यकारी एजेंसी होता है। सचिवालय का मुखिया हमेशा आईएएस होता है, निदेशालय के मुखिया हमेशा विशेषज्ञ होते हैं।
और सचिवालय के अधीन ही निदेशालय आता है। सचिवालय के दिशा निर्देश में काम करता है। सचिवालय थिंक टैंक का काम करता है, नीति निर्माण का काम करता है, उन नीतियों को निदेशालय लागू करता है। सचिवालय का जो मुखिया होता है उसको सचिव वगैरह कहते हैं, और निदेशालय के मुखिया को निदेशक या महानिदेशक या महानियंत्रक कुछ भी कह सकते हैं। सचिवालय हमेशा राजधानी के अंदर होता है। निदेशालय जो होता है वो निदेशालय वो राजधानी में और दूसरे शहरों में होते हुए, या फील्ड एजेंसियां जो होती हैं पूरे राज्य के अंदर वो बिखरा हुआ होता है। यहाँ क्रियान्वयन संबंधी पहलुओं पर इनका मेन फोकस होता है। इनका नीति निर्माण संबंधी क्रियान्वयन का ऊपर जो निदेशालय होता है उसकी गतिविधियों पर सचिवालय का नियंत्रण रहता है, उसके कामों का वो निरीक्षण पर्यवेक्षण वगैरह करते हैं। तो हमारे देश के अंदर सचिवालय और निदेशालय व्यवस्था पाई जाती है। सचिवालय निदेशालय व्यवस्था के अंदर आप ऐसे ही मानिए जैसे हमारा जो मस्तिष्क है वो मस्तिष्क सचिवालय के समान है, और जो हमारे शरीर है नीचे वाला पार्ट जो है ये निदेशालय की तरह है। तो आकार तो निदेशालय का बड़ा है, लेकिन ये आकार रूपी यानी शरीर रूपी जो हमारा निदेशालय है ये ब्रेन यानी सचिवालय के दिशा निर्देश पे ही काम करता है, उसके ही कंट्रोल में रहता है। सचिवालय निदेशालय संबंधी जो एक डिफरेंस है दोनों का मोटे तौर पे मैंने आपको समझा दिया है। सचिवालय क्या होता है, उसकी हायरार्की क्या होती है, वो सारी बातें हम लोग क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं, आपको भी आती होंगी, सब कुछ समझाया होगा, तो उन पे मैं बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर जो मुख्य टॉपिक हैं उनको मैंने थोड़ा सा आपको टच कर लिया है, उन पे डिस्कस कर लिया है। मैं सोचता हूँ कि आप लोगों के लिए ये क्लासेज जो हैं जो टेक्निकल इश्यूज थे, टेक्निकल मुद्दे थे मेनली, उनको मैंने टच किया। हालांकि मैं चाहता तो पूरा ही टच करना चाहता था, पूरे ही सिलेबस को डिस्कस करना चाहता, 2-4 क्लासें और लगती, लेकिन आप लोगों के जो कमेंट्स या आप लोगों का जो फीडबैक मेरे पास में आया, उस फीडबैक को ध्यान में रखते हुए कि हमें मेन चीज़ों को ही पढ़ने दिया जाए, दूसरी चीज़ों से हम थोड़ा सा भी समय के अभाव में पढ़ नहीं पा रहे हैं। चाहते तो हैं पढ़ना, लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक डिस्टर्बेंस मन में उधेड़-बुन की स्थिति रहती है कि सर की क्लास छोड़ें या पढ़ें, वो हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, कंफ्यूज होते हैं। तो इस परेशानी को ध्यान में रखते हुए मैं ये जो सीरीज है, इस सीरीज को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, यहीं पे रोक रहा हूँ। दोस्तों आपके लिए जो आगामी एग्जाम है आरएस मेंस की, उसके लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। एक्चुअली आपका ये जो अंतिम समय है, ये अंतिम समय जो आपकी एग्जाम से पहले का 10-15 दिन का जो समय है, यही सबसे इम्पोर्टेंट समय है। आपने पिछले 2 साल 3 साल 5 साल कब से आप तैयारी कर रहे हैं, इस सब का जो फाइनल स्ट्रेटजी, अब उसका इम्प्लीमेंटेशन करने का टाइम आ गया है। तो उस इम्प्लीमेंटेशन को सटीकता से अच्छी तरीके से करिए, ताकि पहले की जो मेहनत है वो मेहनत सफल होगी असफल होगी, इस वर्तमान जो लास्ट के ये जो 15 दिन है, इसकी जो रणनीति है, उसी रणनीति के सफल क्रियान्वयन पे आपकी पहले की मेहनत का रिजल्ट भी निर्भर करेगा। तो मेरा कहना यह है कि पेशेंस रखना, सबसे पहली बात है पेशेंस रखना, ईश्वर में विश्वास रखना, अपने ब्रेन को कूल एंड काम रखना है। अभी ऐसा लगेगा बहुत सारा सिलेबस हो गया, ये पढ़ना ये बचा हुआ है, कैसे होगा क्या होगा। सिंपल सी बात है, वापस से फिर से बता रहा हूं, आपने जो एक नोट्स जो भी कुछ पढ़ा हुआ है केवल उसको उठाओ। 10 किताबें 10 नोट्स हमने पहले पढ़ रखे हैं या नहीं पढ़े हैं, छोड़ दो, साइड कर दो। जो मेन नोट्स है, मेन चीजें हैं, उनको पढ़ो, उन्हीं को बार बार पढ़ो, उनमें से शॉर्ट नोट्स बनाओ। लास्ट में 2-4-5 दिन जब बचेंगे तो उन शॉर्ट नोट्स को ही पढ़ना है। करंट अफेयर्स को बिल्कुल एंड के लिए मत छोड़ना, करंट अफेयर्स को अभी से पढ़ लीजिए, अभी टाइम है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन दे दो, नहीं तो लास्ट में जब दबाव होता है तो उस टाइम पे हमारे दिमाग में नई चीजें दिमाग में नहीं घुस पाती हैं। तो करंट अफेयर्स को अभी पढ़ लेना, मेरा सलाह ये है आपको दोस्तों। 1-2 बार उसको रिवीजन कर लेना, और एग्जाम में आपसे बहुत डीप क्वेश्चन जनरली नहीं पूछेंगे, क्वेश्चनों को घुमा फिरा के आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछते हैं। खासकर मैं मेरे सब्जेक्ट की बात करूं तो उस पर फोकस आपको मेनली करना है। आप इस तरह से शॉर्ट नोट्स बना करके पॉइंटों में आंसर देने की कोशिश करेंगे, और उसको भाषा शैली में ज़्यादा उलझने के बजाय डायग्राम या फ्लो चार्ट्स का प्रयोग करके जितना आप बढ़िया तरीके से लिखेंगे,
शब्द सीमाओं का ध्यान रखते हुए पेपर छूटे नहीं आपका। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप अगर एग्जाम में जाएंगे और कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ईश्वर हमेशा जो मेहनत कश लोग होते हैं, सफल जो अपने दिनों रात ईमानदारी से मेहनत करते हैं, उनके साथ हमेशा खड़ा रहता है, उनको हमेशा सपोर्ट करता है। बस हम लोग ये स्ट्रेटजिकल फॉल्ट कर देते हैं, लास्ट टाइम में अच्छी खासी तैयारी को ही हम बिगाड़ देते हैं। तो पेशेंस रखना है, धैर्य के साथ अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखना है, आत्मविश्वास बना के रखना है। और आत्मविश्वास बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप रणनीति सही बनाएं। जितना टाइम है उस टाइम के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना, कैसे पढ़ना है, उन सबको तैयार रखें। हिंदी इंग्लिश पे भी ध्यान दें दोस्तों। हिंदी इंग्लिश के अंदर खासकर जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट होता है, लेटर, ऐसे, प्रेसी वगैरह जो होते हैं, इनको ज़्यादा फोकस करें। निबंध वाले पार्ट को ज़्यादा फोकस करें। ग्रामर को आपने जो तैयार कर लिया उसके बेसिस पे हो जाएगा। अभी आप पढ़ोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 नंबर का और ज़्यादा सही हो जाएगा। लेकिन उधर आप प्रयास करोगे, 2-4 ऐसे तैयार कर लोगे, 2-4 लेटर लिख के तैयार कर लोगे, तो निश्चित रूप से आपको वहाँ पे नंबर ज़्यादा मिलने की संभावना होती है। ये आप रणनीति को फॉलो करें। अपनी बात को यहीं विराम देना चाहता हूँ। बहुत लंबी क्लासेज नहीं लेना चाहता क्योंकि आपका टाइम बहुत अमूल्य और कीमती है। मैं चाहता हूँ कि आपको सारा से सारा टाइम आपका आपकी स्टडी पे रहे, अपनी स्टडी पर रहे और आप सफलता प्राप्त करें। आप लोग अच्छी रैंक के साथ में सफल हों, ये मेरी आप सभी को शुभकामनाएं हैं दोस्तों। धन्यवाद। मिलेंगे हम फिर किसी और टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।